नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाजार पे वीडियोस बनाता हूं। तो मैंने ये जो सीरीज़ शुरू की हुई है स्टॉक मार्केट एजुकेशन, इस पे मैंने पिछला वीडियो बनाया था मल्टी बैगर। तो हमने जैसे देखा था, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बात की थी कि मल्टी बैगर ये बहुत टॉक्ड अबाउट टर्म है। इसके बारे में बहुत बात होती है और खासकर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इस टर्म से। तो हमने उसको पूरा समझने की कोशिश की थी कि कैसे इस टर्म को हमें कैसे लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो इसी सीरीज में, स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज में, आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन भी कोई नया वर्ड नहीं है, ये बहुत सालों से डाइवर्सिफिकेशन की बात, आई थिंक जब से स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है तब से डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। और इसके बारे में इतनी बात होती है कि एट द एंड ऑफ द डे, और इतने व्यूज हैं, दो डिफरेंट व्यूज हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने से पैसे नहीं बनते। तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और लॉजिकली देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना व्यू बता देता हूँ, मेरा व्यू डाइवर्सिफिकेशन पे क्या है। मेरा व्यू क्लियर है कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए। इसको लॉजिकली भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि डाइवर्सिफिकेशन के पीछे लॉजिक क्या है और डज इट मेक सेंस, इसके पीछे सेंस क्या बनती है। तो सबसे पहले जो फंड मैनेजर जो टीवी पे आते हैं, या जो एंकर्स हैं न्यूज़ चैनल्स पे जो बात करते हैं, या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं, तो क्लियरली दो पार्ट में बटे हुए हैं ये सारे। एक 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 खेमा जो है वो कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए, और दूसरा खेमा कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका बड़ा पैसा नहीं बनता है। बड़ा पैसा अगर बनाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ही बनाना पड़ेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी कैसा, 3 स्टॉक 5 स्टॉक इस तरह की। एक बहुत ही बड़े फंड मैनेजर है, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, आई डू रिस्पेक्ट हिम एज वेल। वो कहते हैं कि आपको मिनिमम 3 स्टॉक और मैक्सिमम 5 स्टॉक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो ये इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैं पर्सनली इससे अग्री नहीं करता, इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो खासकर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बल्कि रिटेल ना कोई हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, उसके लिए इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना इज ए वेरी हाईली रिस्की थिंग। तो देखिए, हमारा ना व्यू जो होता है, एक आम आदमी का व्यू बड़ा बायस्ड रहता है। तो बायस कैसे रहता है, हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमारे सामने मीडिया में आ गए, जो न्यूज़ चैनल पे आ गए, जो पॉडकास्ट पे आ गए। तो वो लोग हैं जो समहाउ सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने शायद अपने लाइफ में ऐसा रिस्क लिया, इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया, और मे बी ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वो रिस्क उनकी फेवर में प्ले आउट हो गया। तो हम सिर्फ उन्हें ही देखते हैं, हमको लगता है बस यही सच है, लेकिन ये देखने का सही तरीका नहीं है। इसके पीछे कितने हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह का रिस्क लिया होगा, और वो रिस्क उनकी फेवर में प्ले आउट नहीं हुआ, उनके अगेंस्ट में प्ले आउट हुआ। तो मिलियंस में, 1 in a million अगर कोई सक्सेसफुल हो गया तो हम उसे बेंचमार्क नहीं मान सकते। हम ये नहीं मान सकते कि यही सही तरीका है। उसके पीछे जो मिलियंस ऐसे हैं जो उस तरह का रिस्क लेके सक्सेसफुल नहीं हुए, जो उस तरह का रिस्क लेके बर्बाद हुए, उन्हें कौन देखेगा? उन्हें भी तो देखना ज़रूरी है। तो आप इसलिए अपने माइंड को ऐसे बायस ना करें कि जस्ट बिकॉज किसी बड़े फंड मैनेजर ने एक सर्टेन बात बोल दी है, या वो चीज़ उसकी लाइफ में वो चीज़ काम कर गई है समहाउ। देखिए, अगर हजारों लोग रिस्क लेंगे, रिस्क लेने का मेरा मतलब है यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड रिस्क की बात नहीं कर रहा, अनकैलकुलेटेड ब्लाइंड रिस्क की बात कर रहा हूँ। देखिए, लॉटरी भी किसी ना किसी की तो लगी जाती है, तो लाखों में किसी एक की तो लग जाती है, बट जो 99,999 लोग हैं 1 लाख में से जिन्होंने लॉटरी ली और उनकी नहीं लगी, तो उनका क्या? तो एक बंदे की लग गई तो सिर्फ वो एक बेंचमार्क नहीं हो सकता, वो एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जो ये फंड मैनेजर्स जो टीवी पे आके बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाओ, 3 स्टॉक 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा अगर बड़ा पैसा बनाना है, तो ये ठीक है, शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, शायद वो उनके फेवर में प्ले आउट भी हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्ट्रैटेजी से बर्बाद भी हुए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, और आपको ये सोचना है लॉजिकली, क्या डू यू थिंक यू वुड बी दैट लकी कि सबको लगता है कि मैं वो एक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है इन रियलिटी। तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप अगर लाखों में से कोई एक वो बन सकते हैं ऐसा ऐसा रिस्क लेके। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, अगर इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें, मान लीजिए आपने 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, और आज का जो डायनेमिक वर्ल्ड है, और ये स्टॉक मार्केट तो वैसे भी इतना डायनेमिक है, इतना वॉलेटाइल है,
और कहीं से भी कहीं किसी भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट डालती है। तो अभी जैसे वेस्ट एशिया का क्राइसिस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑल ऑफ ए सडन ये हो गया बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो उसका हमारे स्टॉक मार्केट पे सीधा असर पड़ा। तो कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाएगा और स्टॉक मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपने अगर 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें से 1 या 2 स्टॉक आपके उस चपेट में आ गए, उसमें आ गए, जो भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फिर तो आपका पोर्टफोलियो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे गोल्ड कंपनीज जो हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी की कंपनीज हैं, उन पे कैसे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सरकार ने कैसे उन कंपनीज के ऊपर एक तरह से अटैक कर दिया। एक दिन प्रधानमंत्री जी आए टीवी पे और उन्होंने बोल दिया कि एडवाइस किया पहले कि गोल्ड को ना खरीदें, तो गोल्ड को ना खरीदने सबसे पहला तो वहीं सेंटीमेंट खराब कर दिया। फिर उसके बाद अगले दिन आए, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, गोल्ड इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा के डबल से भी ज्यादा कर दी। तो वहां पे तो गोल्ड एक तरह से बायर्स को डिस्करेज कर दिया गोल्ड खरीदने के लिए, तो गोल्ड खरीदना बायर्स के लिए महंगा कर दिया। तो ज्वेलरी स्टॉक्स की कहानी तो वहां खराब हो गई, पूरी स्टोरी डिस्टर्ब हो गई, जबकि ज्वेलरी कंपनी ने कुछ खराब नहीं किया, ज्वेलरी कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया, मैनेजमेंट ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ खराब नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए और वो चाहते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट ना हो, हमारे देश के लोग गोल्ड इंपोर्ट ना करें, तो ऑब्वियसली ज्वेलरी कंपनीज तो इम्पैक्ट होनी ही थी। तो इस तरह से अगर आपने सब कुछ कंपनी में अच्छा भी देख लिया, अगर आपने पूरी रिसर्च कर ली कंपनी में, सब कुछ अच्छा था और आपने खरीद लिया, लेकिन इस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम आ गई और वो आपकी कंपनी, आपका शेयर उसमें इम्पैक्ट हो गया, तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपका कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये तो बहुत ही हाईली रिस्की है। अगर आप बिल्कुल एक तरह से जुआ ही खेलना चाहते हैं तो ही इतने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे आपको जाना चाहिए, अदरवाइज ये जुए से कम नहीं है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कोई किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कंपनी किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ जाती है, तो आपको इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मैं तो एडवाइज नहीं करूंगा, इट इज नॉट इवन लॉजिकल। तो अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का जो लॉजिक दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आपको हाई ग्रोथ कंपनीज लेनी है, और ऐसी जो हाई ग्रोथ कंपनीज है आप 3 या 4 या 5 कंपनीज लेंगे तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन ये लॉजिकली फैक्चुअली ये बात करेक्ट नहीं है। इसके अगेंस्ट में देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करें, तो मेरा जो मानना है, एक रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 15 स्टॉक्स जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। लेट्स से एक नंबर ले लेते हैं कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर बाजार में, तो कम से कम 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, 15 से 20 स्टॉक। तो जैसे अगर आपका साइज ऑफ द पोर्टफोलियो 10 लाख से ज्यादा है तो आप 20 स्टॉक्स तक इसको आराम से ले जा सकते हैं। तो 15 से 20 स्टॉक्स का इससे कम का पोर्टफोलियो आपको नहीं बनाना चाहिए, 15 से कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो 16, 17, 18, 20 तक आप आराम से जा सकते हैं, बल्कि अगर आपका साइज ऑफ द टोटल कैपिटल ज्यादा है और भी ज्यादा है तो आप 25 स्टॉक्स तक भी जा सकते हैं। अब क्यों, अब लोगों को सबसे पहले सुन के ये लगेगा कि इतना अगर स्टॉक्स ले लिया, भर लिया अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो म्यूटेड रह जाएगी, तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जबकि ये गलत है, ये लॉजिक ही गलत है। देखिए आपको बेसिकली हाई परफॉर्मेंस हाई ग्रोथ कंपनीज लेनी है। लेट्स से एक हाई ग्रोथ का नंबर मान लेते हैं 30-35% का रेवेन्यू ग्रोथ। तो क्या आपको 20 कंपनीज 30-35% रेवेन्यू ग्रोथ की इस मार्केट में नहीं मिल रही हैं? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल नहीं मिल रही होती तो मैं आपकी बात से एग्री करता कि फिर तो आपको ऑब्वियसली 20 स्टॉक में आप नहीं जा सकते। अगर आपको मान लीजिए 10 कंपनी ही मिल रही है इस तरह से 30-35% रेवेन्यू ग्रोथ की, तो फिर आपको 10 कंपनी पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 से आप 11वीं 12वीं 13वीं कंपनी पे जाएंगे तो फिर आपको वहां पे ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। लेट्स से 15% 20% की ग्रोथ की कंपनी ऐड करनी पड़ेगी, वहां डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करना लग जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इस मार्केट में आपको 30-35% ग्रोथ की 15 से 20 कंपनीज आराम से मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे, अगर आप ढूंढेंगे, काफी सारी ऐसी कंपनीज मैं अपने वीडियोस में भी डिस्कस करता हूं, तो आप उन कंपनीज को भी देख सकते हैं। तो अगर नहीं होती 30-35% ग्रोथ की कंपनीज तो मैं मान लेता फिर भी कि हाँ आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन आराम से 15-20 कंपनीज 30-35% रेवेन्यू ग्रोथ की, हाई ग्रोथ की जो डेफिनेशन हम रखते हैं, उस उतनी कंपनीज इस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर उतनी कंपनीज अवेलेबल हैं तो लेट्स से आपकी जो फर्स्ट कंपनी है जो लेट्स से 35% रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, और 20th कंपनी है जो अगेन 35% रेवेन्यू ग्रोथ कम कर रही है, तो फर्स्ट कंपनी और 20th कंपनी आपकी सेम लेवल पे है, सेम प्लेटफॉर्म पे है,
तो देयर इज नो डिफरेंस। तो इसमें फिर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्यों रखना है, फिर 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो क्यों रखना है आपको, 3 ही कंपनी या 5 ही कंपनी क्यों रखनी है 35% ग्रोथ की, जबकि छठी, सातवीं, आठवीं अप टू 20th कंपनी भी 35% ग्रोथ की अवेलेबल है, तो क्यों नहीं रखनी है। तो ये हेल्दी डाइवर्सिफिकेशन है। द रीजन इज इस 20 कंपनीज में से किसी ना किसी 2-3 स्टॉक्स की स्टोरी डेफिनेटली खराब होगी, क्योंकि ये डायनामिक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपको नहीं पता वो कैसे कब होगा, वो ओवरनाइट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे गोल्ड कंपनीज का मैंने एग्जांपल दिया। तो ऐसा होगा अगर आपने 3 ही स्टॉक रखे या 5 ही स्टॉक रखे और उसमें 2-3 की स्टोरी खराब हो गई, तो आपका तो पूरा पोर्टफोलियो चला गया, और आपकी हार्ड अर्न मनी जो आपने जॉब करके या बिजनेस करके किसी तरह से पैसे जोड़ के शेयर बाजार में आपने लेके आए हैं, तो वो तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस पूरा चला जाएगा। आप फ्यूचर में कभी शेयर बाजार में आएंगे नहीं, और पूरा आप शेयर बाजार से निकल जाएंगे। तो ये उससे भी बड़ा नुकसान है, एक तो पैसे का नुकसान, दूसरा कॉन्फिडेंस का नुकसान। तो आपको इतना रिस्क नहीं लेना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, और इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का कोई लॉजिक नहीं है। जैसे ये मैंने लॉजिक से समझा दिया कि आपकी फर्स्ट कंपनी और 20th कंपनी सेम हाई रेट ऑफ ग्रोथ पे अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट। आपको 20 कंपनीज हाई ग्रोथ की अवेलेबल है, क्यों नहीं लेनी है फिर 20 कंपनीज। तो आपकी एक तरह से पूरा पोर्टफोलियो सेम ग्रोथ पे अवेलेबल है 20 कंपनीज का, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू कीप 3 स्टॉक्स और 5 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। और मैं स्टॉक मार्केट को बहुत देखता हूँ, और मेरा अपना भी पोर्टफोलियो है, तो इतनी कंपनीज अवेलेबल है। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं नहीं 20 कंपनीज इतनी हाई ग्रोथ की अवेलेबल ही नहीं है इस कंट्री में, स्टॉक मार्केट में, तो आई एम श्योर कि उसने फिर स्टॉक मार्केट को पूरा डिटेल्स में स्टडी ही नहीं किया है, या वो कंपनीज को पढ़ता लिखता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसको तो नहीं मिलेंगी फिर ऐसी हाई ग्रोथ की कंपनीज। तो उसको लगेगा कि बस 3 या 5 कंपनीज ही अवेलेबल हैं इतनी हाई ग्रोथ की, क्योंकि उतना पढ़ लिख ही नहीं रहा है वो। तो ये तो स्टॉक मार्केट का काम ही पढ़ने लिखने का है। तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारी कंपनीज को पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छी कंपनीज मिलती हैं, और इतनी कंपनीज आराम से अवेलेबल हैं। तो ये क्लियर एक ये लॉजिकल व्यू है। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के चक्कर में ना पड़े सिर्फ इस लालच में कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से ही बड़ा पैसा बनता है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई सेंस नहीं है। तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में नहीं जाना है, आपको अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव करना है, इसको नुकसान नहीं करना है, इसको ख़त्म नहीं करना। तो ये इट्स नॉट जस्ट, जैसे शेयर बाजार में एक कहावत है, इट्स नॉट जस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल, इट्स ऑल्सो अबाउट रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा, तो आप कैपिटल के ऊपर से रिटर्न कैसे बनाएंगे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये कैपिटल प्रोडक्ट आपका डाइवर्सिफिकेशन से ही होगा, और ये हेल्दी डाइवर्सिफिकेशन है। इस डाइवर्सिफिकेशन से कोई नुकसान नहीं है, इस डाइवर्सिफिकेशन से आपका कोई रिटर्न नहीं कम हो रहे हैं। इट इज ओनली प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दी अनफोर्सीन इवेंट। ये आपको कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि आपने एंटिसिपेट नहीं किए होंगे और कर भी नहीं सकते, उन इवेंट्स से प्रोटेक्ट करता है। तो 20 में से अगर 2-3 स्टॉक्स की स्टोरी खराब भी हो गई, तो स्टिल 17 शेयर्स आपके अच्छे खासे होंगे आपके पोर्टफोलियो में जो परफॉर्म करेंगे। फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे 2-3 साल बाद आप देखेंगे तो 3 शेयर्स का आपको कोई इतना मेजर इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इज कम्प्लीटली नो, मैं तो कतई एडवाइस नहीं करूंगा, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, हेल्दी डाइवर्सिफिकेशन, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको कैजुअली जो बाद के जो शेयर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप 20 शेयर का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो बाद के 5 शेयर 6 शेयर्स अगर आप सोचें कि मैं कैजुअली ऐड कर लूं जस्ट टू मेक द नंबर, वो नहीं करना है। आपको 20वें शेयर पे भी उतनी ही रिसर्च होनी चाहिए जितनी पहले शेयर पे रिसर्च है। तो पहला और 20वां शेयर आपका सेम होना चाहिए, सेम प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए पहले और 20वें शेयर में, तो इट मेक सेंस फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। तो इट्स आई एम ऑल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन, और वो जरूर करें डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन का एक और लॉजिक भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी में कर लें, गोल्ड में कर लें, वो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, वो अनहेल्दी डाइवर्सिफिकेशन है। इस डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉपर्टी, गोल्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ एफडी, और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इसके मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपका रिटर्न खराब हो जाएगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और भी डाइवर्सिफिकेशन है, आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो फैसिलिटी ऐसी हो गई है कि आप बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यूएस मार्केट या किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ और स्टडी करना पड़ेगा, तो उसके लिए काफ़ी स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अगर आपको अच्छी समझ है दूसरी मार्केट्स की, तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
बट ज़्यादातर लोगों को, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उनको यूएस मार्केट या किसी और कंट्री की मार्केट की आई थिंक उतनी समझ नहीं होगी। तो आप या इस मार्केट में आप डेफिनेटली सफिशिएंटली डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं विद इन द स्टॉक्स ओनली। आपको गोल्ड या प्रॉपर्टी या रीट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स या एफडी या इन सब में डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें उसके मैं फेवर में नहीं हूँ। स्टॉक्स में डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन करें विद इन द इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में, इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए। 3-5 स्टॉक का पोर्टफोलियो उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेरा क्लियर व्यू है। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन पे मेरा क्लियर व्यू। और ये ज़्यादा आप इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में या फंड मैनेजर्स के चक्कर में, देखिए उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो उनके चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़े। जो उनकी बात को डेफिनेटली सुने, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सुन के अपना लॉजिक लगाएं उस पर उस और वो अपना लॉजिक आप तभी लगा पाएंगे जब आप खुद अपनी शेयर बाजार के लिए अपनी समझ को डेवलप करेंगे। तो अपनी शेयर बाजार की समझ को डेवलप करें, और जो फंड मैनेजर्स, इनफैक्ट मेरी बात भी आप सुन रहे हैं तो अपना लॉजिक लगाएं उस पर कि मैं सही कह रहा हूँ, आपके लॉजिक पे वो बात खरी उतर रही है या नहीं उतर रही। सिर्फ किसी फंड मैनेजर के नाम से जाके, मैंने बहुत फंड मैनेजर्स को देखा है, सुना है, तो वो ज़्यादातर फंड मैनेजर्स या तो कोई काम की बात आपको बताएंगे ही नहीं, जिससे उनका पैसा बन रहा है वो नहीं बताएंगे वो, या फिर उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे जिसको वो जिसके हिसाब से वो अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। तो ये फंड मैनेजर्स कोई दूध के धुले नहीं है। मैं तो बहुत ही बिल्कुल इन फंड मैनेजर्स की बात को नहीं सुनता हूँ, मानता नहीं हूँ, सुन तो भले ही लेता हूँ क्योंकि अब टीवी वगैरह पे आते हैं तो थोड़ा बहुत आप सुन ही लेते हैं, लेकिन आंख बंद करके तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए। इनके सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मैक्सिमम फंड मैनेजर्स के। एक दो ही होंगे ऐसे जो जिनके कोई जो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से आप बात नहीं रखते, जो फैक्चुअल बात है वही रखते हैं। बट ज़्यादातर फंड मैनेजर्स या जो टीवी पे आते हैं अलग अलग आपको स्टॉक्स की सलाह देने के लिए, या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब की बात में आप ज़्यादा ना पढ़ें। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए जो हमारा टॉपिक था डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन आपको डेफिनेटली करना चाहिए स्टॉक्स में। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको एक स्टॉक मार्केट के बारे में आपको एजुकेट किया जाए। तो मैं इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके, जिसके बारे में हमारा रिटेल इन्वेस्टर खासकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है या उससे बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। तो इस तरह के टॉपिक्स मैं पिक करके और भी आने वाले दिनों में काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट में लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट में लिखें, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। और डाइवर्सिफिकेशन के अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट इन द कमेंट, एंड मैं उस कमेंट्स को पढ़ के आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।